नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यूपी गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जितनी बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, मुझे लगता है कि कम से कम इस समय तो कोई और राज्य सरकार नहीं है जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार फटकार लग चुकी हो। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार अपने काम करने के तौर तरीके में कानून को किनारे रख देती है, कानून का उस तरह से पालन नहीं करती है जिस तरह से करना चाहिए। आपको याद है, कुंभ हुआ था, महाकुंभ कहा गया था उसे, और महाकुंभ का जबरदस्त प्रचार किया गया था। उसमें हिंदू मुसलमान से लेकर पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की गई थी। करोड़ों लोग आए थे, सब कुछ हुआ था, वीआईपी दर्शन चल रहे थे और उसी बीच में खबर आई थी भगदड़ की। और वो एक ऐसी भगदड़ थी जिसमें असल में कितने लोग मरे इसका पता कभी चला ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 30 मौतों को स्वीकार किया था, जबकि उस समय जिस तरह के वीडियोज आ रहे थे, जिस तरह के सीन दिखाई दे रहे थे, फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। 30 लोगों की मौत की बात स्वीकार की, लगातार मामले को दबाने की कोशिश की और इन 30 लोगों के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया था कि जो लोग मरे हैं उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाईकोर्ट में, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में अवकाश बेंच इस समय बैठी हुई है। उसमें उदय प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि महाकुंभ की भगदड़ में उनकी जो पत्नी थी सुनैना देवी जी, 52 साल उनकी उम्र थी, उनको गंभीर चोटें आईं और उसके बाद जब उनका इलाज चल रहा था तो इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। न तो उनका पोस्टमार्टम हुआ और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी दी गई। उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि सुनैना को कब और किस हाल में अस्पताल लाया गया। कोर्ट ने सबसे पहले तो इस बात को बड़ी चूक माना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या कहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल जो उठाया है वो 25-25 लाख के मुआवजे का सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि सरकार ने जब मुआवजे की घोषणा कर दी तो उसको समय से और गरिमा के साथ परिवारों को दे देना चाहिए था। नागरिकों की कोई गलती नहीं थी, जो लोग वहां पर गए थे, श्रद्धालु वहां पर गए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। और ऐसी जब ट्रेजेडी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज बन जाता है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता करें। अभी हाल में जो है, आप जानते हैं, बेंगलोर में भी भगदड़ हुई और बेंगलोर में जब भगदड़ हुई, लोग मारे गए, तो बिल्कुल जो गोदी मीडिया के चैनल्स थे वो इतने ज्यादा एक्टिव और इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए कि सही कहूं तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि जैसे ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अगर ऐसे ही कभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी सवाल पूछते तो शायद लोगों को न्याय मिल जाता। बेंगलोर में जो भगदड़ हुई, आरसीबी की जीत के बाद जो भगदड़ हुई, जाहिर तौर पर उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कह दूं कि वहां तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन फर्क यह है कि सरकार ने आगे आकर जिम्मेदारी ली। उसी रात को आपको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो लोग घायल थे, उनके पास दिखाई दिए, मुआवजे की घोषणा की गई। 7 से ज्यादा 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें बेंगलोर के जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उनका भी नाम है। आरसीबी के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके जो मार्केटिंग हेड हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो लोग मर गए उनके लिए यह कार्रवाई किसी काम की नहीं है, वो तो उसी लापरवाही के चलते मरे जो या तो आरसीबी की है या सरकार की है, वो तय होनी चाहिए। लेकिन कम से कम उस पर कार्रवाई होती दिख रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। ऐसी घटना के हालात बने तो उनको रोकने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यूपी में क्या हुआ? यूपी में मामले को दबाने की कोशिश की गई। पूरा मीडिया इस बात पर लग गया कि कोई बड़ी घटना हुई नहीं है। रूबिया लियाकत, जो बहुत ऊंचे स्वरों में बेंगलोर वाले भगदड़ के बाद बोल रही थी, वो उसके बाद जब इलाहाबाद में भगदड़ हुई थी, प्रयागराज में जब भगदड़ हुई थी, तब क्या कह रही थी? तब कह रही थी सब ठीक ठाक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जो हैं गोदी मीडिया में इसी भाषा में बात कर रहे थे और हमारे जैसे लोग जब सवाल उठा रहे थे तो उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। 29 जनवरी की आधी रात को भगदड़ हुई थी और हादसे के 17 घंटे बाद
यूपी गवर्नमेंट ने 30 लोगों का नंबर दिया था। इस बीच में लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से इस घटना को छुपा लिया जाए। जब बात चल ही रही है तो याद कीजिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ हुई थी जिसमें महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की डेथ हुई थी। उनको कोई मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने एक जो बड़ा काम किया है वो डॉक्टर की डिटेल मांगी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे जो अधिकारी हैं वो एक हलफनामा जारी करें, एक विस्तृत डिटेल्ड हलफनामा जारी करें और बताएं कि 28 जनवरी से मेला खत्म होने तक उनके पास कितनी लाशें आई, कितने मरीज आए, रोज हर तारीख को बताएं कि किस तारीख को कितनी लाशें आई, कितने लोग बीमार आए, जो बीमार आए वहां से कुछ ले गए थे, जो बीमार आए जिनको चोट लगी थी उनमें से कितने बचे और कितने मृत हुए। और सबसे बड़ी बात जो की है, मैंने आपको बताया कि मुआवजा देने की बात, कि यह आश्चर्यजनक है। धार्मिक आयोजन जब भी होते हैं तो जबरदस्त भीड़ होती है और हिंदुस्तान में क्रिकेट भी धर्म बन गया है, तो आरसीबी की जीत पर भी जबरदस्त भीड़ हुई। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि भाई घर में बैठ के टीवी देखो, क्या जरूरत है इस पागलपन में शामिल होने का। कभी तुमने ये सुना है कि विराट कोहली जब बच्चे थे तो वो इस तरह के पागलपन में शामिल होते थे, या कपिल देव इस तरह के पागलपन में शामिल होते थे, या कोई भी खिलाड़ी इस तरह के पागलपन में शामिल होता था? अगर क्रिकेट देखने का शौक है, आपने देख लिया, पार्टी करनी है अपने यारों दोस्तों के साथ, पार्टी करो, इस तरह की भीड़ मत करो, चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ और हो। आपकी भीड़ जो है वो सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए होती है, आपके जान की चिंता उनको नहीं होती। लेकिन जहां तक धार्मिक मामला है, हर आदमी पुण्य लेना चाहता है। कोई भी जब धार्मिक आयोजन होता है तो आदमी वहां पहुंचना चाहता है, पुण्य लेना चाहता है, और उस समय सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। और खास तौर पे तब जब कुंभ को लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे, कुंभ का जबरदस्त प्रचार किया गया था कि इतने करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, और जब कुंभ को भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बड़े काम के तौर पर, उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा था, तब तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जो लोग आए हैं उनकी सुरक्षा हो। और मान लीजिए सुरक्षा नहीं हो पाई, मान लीजिए भगदड़ हुई, तो उसके बाद संख्या छुपाने या उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे, खिलाफ क्या, उस पर सही रिपोर्टिंग कर रहे लोगों को डराने धमकाने की जगह जिम्मेदारी तो यह बनती थी कि जितने भी लोग मारे गए, घायल हुए, घायलों के इलाज और मारे गए लोगों के मुआवजे को तुरंत का तुरंत निपटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जनवरी की घटना है, मई आ गई और कोर्ट कह रहा है कि मुआवजे का मामला ठीक से निपटाया नहीं गया। आप समझ सकते हैं वहां क्या हाल है। और ये केवल वही नहीं है, आज का अखबार आप उठा के देखिए, आज के अखबार में उत्तराखंड की खबर है। केदार घाटी में हर 2.5 मिनट पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। देखिए, पहाड़ न तो सरपट तेज कार चलाने के लिए बने थे और ना ही पहाड़ इतनी ज्यादा फ्लाइट्स के लिए बने थे जिनको लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए समतल जमीन की जरूरत होती। पहाड़ों पर लोग जाते थे, पैदल जाते थे, और तरीकों से, घोड़ों से जाते थे, खच्चरों से जाते थे, पतली पतली जो सड़कें पहाड़ों में बनी हुई थी उनसे जाते थे। पहाड़ काटे गए, पहाड़ काटकर चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आपकी बड़ी बड़ी कारें बिना किसी मेहनत के आप बिल्कुल भागते हुए सीधे केदारनाथ पहुंच जाइए। और उसके बाद क्या हुआ, कटे हुए पहाड़ों की वजह से जिस तरह की आपदा आई है, कभी कहीं पहाड़ गिरने की बात आती है, कभी कहीं लैंडस्लाइड की बात आती है, ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। पहाड़ों में जो जबरदस्त कटान हुई है उसकी वजह से हो रहा है। तो एक तो ये संकट बन रहा है जिसमें कई कई गाड़ियां बह जाती हैं, और दूसरा एकदम ही मेहनत ना हो, जाम में फंसना ही ना पड़े, इसलिए हेलीकॉप्टर का मामला बना कि चलो भाई नीचे से उड़ो और सीधे केदारनाथ पहुंच जाओ, वहां पर जाकर दर्शन करो, फिर हेलीकॉप्टर में बैठो और चले आओ। कल का एक दृश्य है जहां उत्तराखंड की केदार घाटी में, रुद्रप्रयाग में, एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बड़ी तारीफ हो रही है पायलट साहब की, और होनी भी चाहिए कि उन्होंने सड़क पर बिल्कुल लैंडिंग करा दी। खुद उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, लेकिन जो 4-5 लोग थे वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हैं। तकनीकी खराबी आई थी कोई हेलीकॉप्टर में और उनको लैंडिंग करानी पड़ी। आप कल्पना करके देखिए कि अगर ये लैंडिंग नहीं हो पाती, आज वो 5 लोग जो जा रहे थे केदारनाथ के दर्शन के लिए, वो इस दुनिया में नहीं होते। हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया होता, पायलट भी मारा जाता और वो 5 लोग भी मारे जाते। इतने सारे हेलीकॉप्टर, हर 2.5 मिनट में हेलीकॉप्टर, यानी 12 घंटे में 304 हेलीकॉप्टर जो हैं उड़ रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं वो दैनिक भास्कर की हेडिंग है, पहले पन्ने की पहली हेडिंग है। ये एक तरह से अगर आप देखिए तो विपदा और आपदा को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आओ हमें मारो।
पागलपन है, पैसा है, दो चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। दिल्ली में आदमी एकदम सोचता है चलो बड़ी सी गाड़ी उठाता है, पहाड़ पर पहुंच जाता है। कोई ये नहीं सोचता है कि पहाड़ इतनी गाड़ियों, इतने हेलीकॉप्टर्स, इतने लोगों का बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों की जो धार है उसको मोड़ा जा रहा है। ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पर्यटन वहां पर हो, होटल वाले कमाएं, दिल्ली वालों के होटल और सबके होटल वहां खुले हुए हैं, वो होटलों में कमाएं, हेलीकॉप्टर वाले कमाएं, सब लोग कमाएं, कारों की बिक्री बढ़े। पहाड़ के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है और ईश्वर या देवता के लिए तो कुछ सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले 4 कंपनियां थीं जो हेलीकॉप्टर की सेवा दे रही थीं, अब 9 हैं। पता चलेगा अगले साल 25 हो जाएंगी। पैसों की कमी लोगों के पास है नहीं, लेकिन यह चिंता किसी को नहीं है कि जो इतनी सारी भीड़ को, इतने सारे लोगों को हम लगातार भेज रहे हैं, इनकी जान पर कल बन आएगी तो क्या होगा? सरकारें हाथ जोड़ लेंगी, सरकारें किनारे खड़ी हो जाएंगी, जान इनकी जाएगी और उसके बाद वही सब होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में यूपी हाईकोर्ट ने महाकुंभ की भगदड़ में कहा है। वहां भी क्या था? जबरदस्त प्रचार किया गया, जबरदस्त, ऐसे मतलब लग रहा था कि अगर इस कुंभ में आप नहीं गए तो आपका जीवन ही बर्बाद है, आप किसी काम के ही नहीं है। हर आदमी कुंभ में पहुंचे, ऐसी कोशिश थी और कुंभ को एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन उसी कुंभ में जब लोगों की जान गई तो सबने हाथ खींच लिया। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अपनी जिम्मेदारी पर जाओ। आपके समझ में नहीं आता है कि सरकारें आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करना चाहती हैं। सरकारें आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उसका इस्तेमाल तो करना चाहती हैं, लेकिन सरकारों को क्या वाकई आपकी चिंता है? यहां पर ही आप देख लीजिए, बैंगलोर में आरसीबी जीती। पहली बात तो यह कि मुझे माफ करेंगे क्रिकेट के प्रेमी, T20 क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के अलावा कुछ भी हो सकता है। वो शुद्ध और शुद्ध बिजनेस है। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जब यह आईपीएल शुरू होता है तो तमाम सट्टा कंपनियां जो आपको दिखाई देती हैं वो यूट्यूब चैनलों के भी दरवाजे खटखटाती हैं कि हमारा ऐड कर दो। असल कमाई तो उनकी होती। हम तो खैर इस तरह की कोई चीज करते ही नहीं है, लेकिन उनका प्रचार बड़े बड़े खिलाड़ी आपको करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आपको सट्टे में डुबोना चाहते हैं। कितने ही लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही लोग बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। फायदा किसका होता है? फायदा सिर्फ बिजनेसमैन का होता है जो इन कंपनियों के मालिक होते हैं, और खिलाड़ियों का होता है जो करोड़ों में खरीदे जाते हैं। कभी आपने सोचा था कि आलू प्याज की तरह खिलाड़ी खरीदे जाएंगे, उनकी बोली लगेगी बिठा के? 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 6 करोड़ 7 करोड़, ऐसे उनकी बोली लगेगी बिठा के। तो क्रिकेट तो ये रह नहीं गया है, खेल जैसी कोई चीज रह नहीं गई है। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि मैच फिक्सिंग्स होती हैं, ये होता है, वो होता है। मैं नहीं जानता, लेकिन जो होता है 20-20 ओवर में वो सिर्फ तमाशा होता है। चलिए, वो भी हो गया, मैच खत्म हो गया, टीम जीत गई, सेलिब्रेशन हो गया स्टेडियम के अंदर। उसके बाद दोबारा सेलिब्रेशन करना था, जुलूस निकलना था, ताकि लाखों लोग सड़क पे आए। विज्ञापन वाले जो होते हैं, हर खिलाड़ी की टी शर्ट पे दुनिया भर के विज्ञापन टंगे होते हैं, गाड़ियों पर विज्ञापन टंगे होते हैं, उनका और फायदा हो, उनसे और पैसा लिया जाए। एक पुलिस अधिकारी ने बिल्कुल साफ कहा है कि उसने मना किया था कि विधानसभा पर अगर इतने लोग आएंगे तो यह खतरा होगा, लेकिन सरकार को भी फायदा उठाना है। टीम जीती है, भले नाम में बैंगलोर हो, कप्तान दिल्ली का हो। 11 में से 7 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी आप देखेंगे कि वो बाहर के होंगे, कर्नाटक के नहीं होंगे, लेकिन नाम बैंगलोर लगा हुआ है। इसलिए सरकार को भी उसका फायदा उठाना है। सरकार भी विधानसभा पे उसका स्वागत करेगी, स्टेडियम पे स्वागत होगा। किसी ने यह सोचा ही नहीं कि जितनी पुलिस है, क्या ये पुलिस उनकी सुरक्षा कर पाएगी? क्या ये पुलिस जो है आने वालों को सुरक्षा दे पाएगी? सोचिए, किसी खिलाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया होता तो, लेकिन नहीं, पैसा सबसे बड़ा है। इसलिए चाहे महाकुंभ हो, चाहे आरसीबी की जीत हो या कोई और चीज हो, बिना यह ध्यान दिए हुए कि लोगों की जान की भी कीमत है, उसका खतरा हो सकता है, बस सेलिब्रेशन के नाम पर तमाशा चल रहा है। इतना मुश्किल काम नहीं है। भारत जैसे देश में आईआईटीज हैं, एक से एक इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे आप बिल्कुल बात करके टेक्निकल एक्सपर्टीज का फायदा लेके सही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ मैनेजेबल है, कितनी भीड़ मैनेजेबल नहीं है। मान लीजिए 2 किलोमीटर का एरिया है और उसमें 50,000 की भीड़ जो है वो मैनेजेबल है। मैं कोई डेटा नहीं दे रहा हूं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि 2 किलोमीटर के एरिया में 50,000 की भीड़ मैनेजेबल है। 50,000 की भीड़ में अगर भगदड़ भी होगा तो संभाला जा सकता है, ये एक्सपर्ट बता दें। तो सरकार को चाहिए कि वो
2 किलोमीटर का अगर एरिया है तो वहां 50,000 एक में आदमी को ना घुसने दे, सिर्फ 50,000 को घुसने दे। सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और किसी की जान भी नहीं जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर में भीड़ को संभालने के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सहायता ली जाए। लेकिन इन सब में पैसा कौन खर्च करे? आपकी जान की कीमत किसी के लिए नहीं है। इलेक्शन में आप भीड़ हो, क्रिकेट में आप भीड़ हो, कुंभ में आप भीड़ हो, और वीआईपी अगर हो गए तो वीआईपी दर्शन और वीआईपी सारा तमाशा हो जाएगा। एलन मस्क का बाप अगर आएगा तो भले उसके चरित्र का मतलब कोई लेना देना ना हो, जो आदमी अपनी सौतेली बेटी से बच्चे पैदा कर चुका हो, जिस आदमी को उसका अपना सगा बेटा झूठा और जाने क्या क्या कहता हो, वो आएगा सिर्फ इसलिए कि वो एलन मस्क है, उसके पास पैसा है और वो एलन मस्क का बाप है। राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आम आदमी जाएगा तो वो घंटों लाइन लगा के खड़ा रहेगा। देखिए, चाहे चैनल हो, चाहे दुनिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे सिनेमा हो, सबको बड़ा आप ही बनाते हैं। आप ही उस भीड़ का हिस्सा होते हैं जो उनको बड़ा बनाते हैं। और किसी को अगर आपकी चिंता नहीं है तो आपको खुद यह चिंता करनी पड़ेगी कि आपकी जान की कीमत है कि नहीं। कितनी बार हाई कोर्ट में जाएंगे और आप जानते हैं हाई कोर्ट फटकारे लगाता रहता है। आजकल किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी जान की चिंता खुद कीजिए, भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए, अपने जुनून के ऊपर अपने दिमाग को तरजीह दीजिए। सोचिए कहां जाना सही है, कहां जाना गलत। ये भी सोचिए कि ये जाने आने और भीड़ का हिस्सा बन के नाचने से आपको क्या मिलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।